मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, शांति निकेतन में गृह मंत्री, यहां विश्व भारती विश्वविद्यालय में अमित शाह 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिता रहे हैं और यहां उन्होंने रविंद्र संगीत का लुत्फ उठाया। इसके बाद बाउल गायक के घर भोजन भी करना है और दोपहर 2 बजे रोड शो का कार्यक्रम है जहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगीत कार्यक्रम के बाद विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश भवन जाएंगे जहां पर अपनी बात भी वो रखेंगे और काफी वक्त उन्होंने यहां पर बिताया। इसके बाद अब बांग्लादेश भवन की तैयारी और फिर उसके बाद लंच का कार्यक्रम है बाउल गायक के घर जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद बीरभूम में लोक गायक के घर पर जाना है, वहां पर दोपहर के लंच का कार्यक्रम है। बोलपुर में दोपहर 2 बजे अमित शाह के रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। वहां की तैयारियां लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद काफी वक्त यहाँ पर रविन्द्र संगीत सुना, इसके बाद विवेकानंद सारणी का उद्घाटन किया क्योंकि कोई भी लेन ऐसी नहीं है जो किसी नाम पर हो और इसीलिए ये पहला उद्घाटन जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर किया है। बोलपुर में दोपहर 2 बजे रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। दौरे का दूसरा दिन है, अब रवाना हो चुके हैं आगे बांग्लादेश भवन की तरफ और वहां पर अगला कार्यक्रम जिसके बाद पहुंचना है लंच के लिए और वहां भी तैयारियां हो चुकी हैं। बाउल संगीत से जुड़े कलाकार के घर पहुंचेंगे अमित शाह और वहां पर तैयारियां हो चुकी है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए गुरुदेव को नमन करते हुए और गुरुकुल में किस तरीके से गृह मंत्री ने वक्त बिताया, रविन्द्र संगीत का आनंद लिया और तैयारियां वहां पर बाउल गायक के घर पर पूरी हो चुकी हैं। दाल को तड़का लगाया जा रहा है और बस सब तैयारी कि कब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे। ये भी क्षण बहुत अहम होगा। और चौथी तस्वीर रोड शो में किस तरीके से पारंपरिक अंदाज बंगाल का नजर आ रहा है, वो भी तस्वीर अहम है। यानी संस्कृति से सत्ता तक पहुंचना, कोई ऐसी चीज न रह जाए जहां से जनता तक, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश हो। यानी कि हर तरफ, चाहे आदिवासी के घर खाना खाना हो, किसान के यहाँ पहुंचना हो या फिर बाउल गायक के घर पहुंचना हो, रविन्द्र संगीत और फिर उसके बाद गुरुदेव को नमन करना हो या फिर रोड शो में जिस तरीके से बंगाल की सांस्कृतिक झलक नजर आ रही है, हर तरह से संस्कृति के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की तैयारी। टीएमसी के हर आरोप का जवाब यहां से दिया जा रहा है कि भारी नहीं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है जिसको सभी ने अपनाया है और उसी में रच बस कर अब सत्ता तक पहुंचा जाएगा। 4 तस्वीरें बयां करती हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। खुदीराम बोस को कल नमन किया था, किसान के घर खाना खाया था, मंदिर में पूजा अर्चना की थी, आरती की थी, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश दिया था, जन मन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। आज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि रोड शो और उससे पहले, हालांकि रोड शो में पूरी बंगाल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले खुद को जोड़ते हुए गुरुदेव को नमन किया और फिर उसके बाद रविन्द्र संगीत का लुत्फ उठाया। फिर बाउल गायक के घर अब खाने का भी कार्यक्रम, दोपहर के भोज का कार्यक्रम होगा जिसके बाद रवाना हो जाएंगे रोड शो के लिए। बंगाल की संस्कृति के हर पहलू को छूते हुए, बताते हुए जनता को कि किस तरीके से बाहरी नहीं, हम आपके अपने हैं, जन मन तक पहुंचने की पूरी कोशिश। टारगेट 200 का पहले ही कह चुके हैं और कहा कि अगर लोग हमारे साथ आ रहे तो इसलिए क्योंकि सुनार बंगाल का सपना दिखाया तो गया लेकिन उसको साकार नहीं किया गया और साथ ही साथ परिवर्तन का वक्त है। ये बात भी अमित शाह ने कल कही थी आज तक से बातचीत करते हुए। साथ ही साथ ये भी जोड़ा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अब की बार 200 पार का नारा भी दे दिया है जिसके लिए स्पेशल 7 की टीम भी। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, सुबह से अभी तक हर तस्वीर बंगाल की संस्कृति बयां करती है। बिल्कुल हुजूम है लोगों का सड़कों पर और लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। आप देखिए सड़कों पर चलने की जगह नहीं होगी, ये गलियों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैसी तैयारी है आज, इस तरह से जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है?
तैयारी तो दीदी आपको क्या बोले, आप खुद देख रहे हैं बंगाल में आज भाजपा का हुजूम जो निकला है, ये 2021 में हम लोग का सरकार बना के ही रुकेगा। बंगाल में समर्थकों की भीड़ है, फूल बरस रहे हैं। आज सब बेसब्री से अमित शाह जी का अपेक्षा में है। बहुत दिन से आदमी लोग इधर वेट कर रहे हैं कि कब अमित शाह जी का दर्शन मिलेगा। आपको इतना भीड़ इधर देख के तो लग ही रहा है कि ये दुर्गा पूजा के बाद एक कोई सेलिब्रेशन हो रहा है बंगाल में। भाजपा 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा और हर एक घर पे अभी लोटस ब्लूम कर चुका है। हम लोग सिर्फ टाइम का अपेक्षा में, कल निर्वाचन होगा तो कल भाजपा जीतेगा बंगाल में। भारत माता की जय श्री राम। हमारा था बंगाल में सड़कों पर लोगों के लिए निकलना मुश्किल था, अब क्या हाल है? बंगाल में सड़कों में निकलना मुश्किल था, ये 2019 का पहले था। दिलीप दा बोला था 2019 में हाफ करेगा और अभी 2021 में दिलीप दा के साथ में मुकुल दा है, शुभेंदु दा है, सब मिलके हम लोग 2021 में साफ कर देंगे। आप देख रहे हैं क्या अवस्था है, यही बंगाल का आज का स्थिति है, सिर्फ जय श्री राम का नारा है। तो नारा है तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए, आपको दिखाते रास्तों में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। पोस्टर्स लगे हुए हैं सड़कों पर, जहाँ एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर्स हैं, तो वहीं बगल में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के। और ये सड़कों पर भीड़, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते पर भीड़ पटी हुई है। संख्या बढ़ रही है लोगों की, समर्थकों की, और जो उत्साह है वो शब्दों में बयां करते ही बनता है। गाना भी बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रविंद्र संगीत बज रहा है। कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है ये। आज गृह मंत्री अमित शाह अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही हैं, वहां पर समर्पित कर रहे हैं न सिर्फ अपनी कई वो भावनाओं को, बल्कि ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल में जो आरोप लगे हैं बाहरी होने का, या उन लोगों का जो बंगाल से नहीं है, बंगाल की संस्कृति को या बंगाल की बातों को नहीं समझते हैं, या बंगाल के लोगों को और यहाँ के मनीषियों को सम्मान नहीं देते हैं, ये एक संदेश वो भी है। एक और हिंसात्मक राजनीति का जवाब सड़कों पर रोड शो के साथ, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक रास्ता अपनाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, बंगाल में सत्ता में आने के लिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अभी फिलहाल वहीं पर हैं, शांति निकेतन में ही मौजूद हैं। कार्यक्रम चल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शांति निकेतन में ही अभी फिलहाल मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद के तमाम अन्य कार्यक्रम भी हैं और यहां से संस्कृति से जुड़ने की कोशिश और उसी के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश। लोगों से बात जब की जा रही है, कार्यकर्ताओं से, तो सीधे कह रहे हैं कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। वैसे कहने को ये चुनावी दौरा है, कहने को अमित शाह ने कल कहा था कि 200 प्लस, लेकिन मन हो गया, आपने तमाम चुनावी रैलियां कवर की होंगी, लेकिन इस रैली में, खास तौर पर इस रोड शो में जहां पर आज अभी मौजूद है, जहां पर महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में है, तैयारियां जैसी, और वो खुद कह रही किसी उत्सव से कम नहीं है। कितना फर्क आपको नजर आता है? और कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि कार्यकर्ता में कितना जोश है वो भी देखने की बात होगी। नवजोत, मुझे कम से कम 20 साल हो गए बंगाल और इस इलाके से रिपोर्टिंग करते हुए। 2002 से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ और वाम मोर्चा से तृणमूल को आते भी देखा है, और तब तृणमूल के सामने एक बड़ी चुनौती को आते भी देख रहे हैं। जिस तरह से माहौल बना था 2006, 7, 8 में सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ और कई सारे आंदोलनों के साथ, जिसमें पहले आमला शोल से आवाज उठी थी, जहां भुखमरी की वजह से मौतें हो रही थी। शुरुआत कहां से कहां होती चली जाती है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो विरोधी पक्ष में थी और लगातार जब रैलियां करती थी तो ऐसे ही जमावड़ा होता था लोगों का, उत्साह उल्लाह के साथ हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आती थी सिर्फ उनकी एक आवाज पर कि आज विरोध प्रदर्शन करेंगे या आज बंद करेंगे। सरकार के खिलाफ हर आवाज उसी तरह उठी है, लेकिन अब स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। अब ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि खाद्य साथी प्रकल्प है, दुआरे सरकार है और उसके साथ साथ रूपश्री प्रकल्प, यानी कि ये सारी वो सरकार की स्कीम्स हैं जिनके पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं। लेकिन जो बीच में रास्ता गुजर रहा है उसमें बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं। दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें और पोस्टर्स जो इस समय सत्ता में हैं, और जो रास्ता गुजर रहा है उस पर लगी हैं तस्वीरें और झंडे लगे हैं बीजेपी के। ये क्या कह रहा है, ये क्या चुनावी संदेश है, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन जो गर्मी है बंगाल के चुनावी मैदान में, वो लगातार हर दिन कई डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रही है। और ये घबराहट भी पैदा कर रही होगी टीएमसी खेमे में, मनोज्ञा। देखिए, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। वो ये जानती हैं कि लड़ाई करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया है और वो जीत भी आई हैं। आज वो जहां है वो अपने इसी लड़ाकू अंदाज से हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 से ज्यादा दशक उन्होंने राजनीति की है, सामने सड़कों पर राजनीति की है। राजीव गांधी के समय से लेकर अभी तक जिस महिला ने राजनीति में इतने झंडे गाड़े हों, उनको हटाना या उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। अमित शाह की भी बात करें तो उन्हें चाणक्य माना जाता है बीजेपी का। जब बीजेपी का नामो निशान कुछ राज्यों को छोड़ के कहीं दिखता नहीं था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराया है, वो भी काबिले तारीफ है और दुनिया ने देखा है उसे। लेकिन इस समय बंगाल में चुनौती अलग है। बंगाल में त्रिपुरा की तरह कभी भी सत्ता में नहीं रही है बीजेपी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी बहुत ही खराब प्रदर्शन रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ अगर इस समय हम बात करें बंगाल की, तो जो प्रदर्शन बीजेपी पार्टी करना चाहती है, वो उसके साथ साथ आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी। वो ये जानती है कि 2015 में उनके पास 1000 मंडल तक नहीं थे पूरे राज्य में। 400 से 500 मंडल थे बीजेपी के पास। 5 साल में सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और उनके साथ बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बढ़ाकर अब 12,000 मंडल कर दिया है। यही बताता है कि 5 वर्षों में बीजेपी ने कहां से कहां छलांग लगाई है। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो उस समय मात्र 18% वोट था 2014-16 के आसपास। उसे बढ़ाकर लेकर खड़ा कर दिया है 40% वोट पर। सत्ता पक्ष में टीएमसी 22 सीट पर, उसके करीब 44% वोट, और बीजेपी 18 सीट, कम से कम 40% वोट। 4% के अंतर में 4 सीट। और बंगाल में सत्ता पलटती है कम से कम 1 से 2% वोट से। बीजेपी ये जानती है कि 2016 में उनके पास 10 विधायक तक नहीं थे, लेकिन अब जो टारगेट दे दिया है 200 का, वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल, मनोज्ञा लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि रोड शो की तैयारी कितनी जबरदस्त है। बिल्कुल, ये शंखनाद है और ये शंखनाद वो ध्वनि है जो बंगाल में गूंज रही है। जहां एक और बंगो ध्वनि है, या यूं कहें वो बंगो ध्वनि जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से, और दूसरी ओर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ये शंख ध्वनि। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर, और ये शंख ध्वनि भी वैसे ही तेज हो रही है। उलूक ध्वनि होती है, उलूक ध्वनि तब दी जाती है जब कुछ अच्छा शुरू होता है, कुछ ही अच्छे कार्य की शुरुआत उलूक ध्वनि से होती है। ये अपने आप में माहौल किसी त्योहार से कम का नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान आपको इस तरह का माहौल मिलेगा जब बंगाल में पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाट साड़ियों में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं। लेकिन आज भी बंगाल में, बीरभूम में त्योहार से कम का माहौल नहीं है। त्योहार इस तरह, जहां एक और उलूक ध्वनि तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद। शंख ध्वनि कह लीजिए, इसे शंखनाद कह लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं बोलपुर में शाह, और अब सीधे सीधे बीजेपी की नजर है बोलपुर बीरभूम की। 2016 में बोलपुर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीती थी। इसके अलावा राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बोलपुर बीरभूम बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बोलपुर बीरभूम अहम है क्योंकि 2014 में कितना वोट परसेंटेज था वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से मतलब वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। संसदीय चुनावों में के नतीजे भी किस तरीके से वोट परसेंटेज रहा वो आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दूसरी तस्वीर बहुत अहम, संस्कृति के साथ जुड़ने की तस्वीर और उलू की ध्वनि जिससे शुरुआत होगी रोड शो की। बंगाल के 2021 चुनाव के लिए बीजेपी ने ममता सरकार की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ममता के बंगाली अस्मिता के फॉर्मूले के जरिए ही हमला बोल रही है।
2011 से बंगाल की सत्ता पर आसीन ममता को ये खुला चैलेंज है बीजेपी का। 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गृह मंत्री ने अपने 2 दिन के बंगाल दौरे पर बता दिया है कि इस बार ममता दीदी का सत्ता का ख्वाब अधूरा रहेगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम करना है। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल में हैं गृह मंत्री अमित शाह। इरादा शीशे की तरह साफ है, लक्ष्य सामने है, पार्टी को मंजिल करीब दिख रही है। टीएमसी के बागियों ने ममता की मुश्किल बढ़ाकर बीजेपी की राह और आसान कर दी है। शाह के दौरे के पहले दिन ही ममता के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सियासी रणनीति की ये सधी हुई शुरुआत मानी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब तक बंगाल अस्मिता को मुद्दा बनाकर ममता विजेता बनती रही हैं, लेकिन इस बार उसकी बंगाली अस्मिता का सवाल बीजेपी उठा रही है। 10 दिसंबर को नड्डा ने सोनार बांग्ला का नारा बुलंद किया था। अब शाह अपने बंगाल मिशन पर उसी बंगाल अस्मिता की तौहीन करने का आरोप ममता और उनकी पार्टी पर लगा रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि सांस्कृतिक परंपरा से समृद्ध बंगाल की शान को टीएमसी की हिंसा वाली राजनीति ने धूमिल किया है। अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। अब बंगाल अस्मिता का पताका लेकर अमित शाह ममता के गढ़ में हैं। वो यकीन दिला रहे हैं कि बंगाल के गौरवशाली इतिहास को बीजेपी उसका सम्मान वापस दिलाएगी। तभी तो अपने दौरे के पहले दिन शाह ने विवेकानंद के जन्म स्थान का दौरा किया, मिदनापुर में खुदीराम बोस की कुर्बानी को नमन किया और अब विश्व भारती विश्वविद्यालय में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि। इन महापुरुषों ने पूरी दुनिया में बंगाल को महिमा मंडित किया है। ऐसे में संस्कृति के इन ध्वजवाहकों के सम्मान कर बीजेपी ने सधी शुरुआत कर दी है। स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है। और कल मिदनापुर की रैली में शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। क्या है अमित शाह का पश्चिम बंगाल का प्लान, क्या है उनकी वहां की रणनीति, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी पौलमी शाह ने। गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी बंगाल आया, 1-1.5 महीने पहले, आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मिदनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मिदनीपुरी जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा। छो नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं और ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पर ये हैं तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना। ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुस होगा।
कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी? ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में सर? हमने तो रखा ही है 200 पार और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इससे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई। तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए। हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। अमित शाह का मिशन बंगाल और टारगेट है 200 का। अमित शाह का मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन है। शांति निकेतन पहुंचने के बाद नमन किया गुरुदेव को और उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में अमित शाह 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। बाउल गाय के घर भोजन का भी कार्यक्रम है उनका, वहां पर भी जाएंगे, कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे। आपको बताएं कि दोपहर 2 बजे बोलपुर में एक बड़ा रोड शो है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। बंगाल की सांस्कृतिक झलक वहां पर देखने को मिल रही है। रोड शो के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है और इस बीच मेगा रोड शो करके ममता सरकार को घेरने की तैयारी। ममता सरकार बार बार आरोप ये लगा रही है कि बाहरी है। इस बीच 10 बड़ी बातें अमित शाह के 2 दिन के इस दौरे की क्या मायने हैं वो आप इन्हीं बातों से समझ लेंगे। बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी। सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि लगातार अमित शाह का आज ये दूसरा दौरा और दूसरे दौरे का दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी तैयारी है क्योंकि आज रोड शो भी कर रहे हैं अमित शाह।
सीनियर नेताओं की टीम बनाई गई है। स्पेशल 7 को लगा दिया गया है मिशन बंगाल में। इसके अलावा उत्तर बंगाल में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। वहां पर नजर सबसे ज्यादा ममता के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी तैयारी है और स्पेशल 7 को यह टारगेट भी दिया गया है। ममता के विश्वास पात्रों को भी तोड़ने की तैयारी है। कल भी देखा था किस तरीके से एक एक करके तमाम जो ममता के विश्वास पात्र थे वो बीजेपी का दामन थामे थे। बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ने की कोशिश और इसीलिए खुद को ये बताया जा रहा है, बताने की कोशिश हो रही है हर मोर्चे पर कि ये संस्कृति हमारी अपनी है, हम आपके अपने हैं। इसके अलावा लंच डिप्लोमेसी, पिछली बार आदिवासी के घर खाया खाना, कल किसान के घर और आज बाउल गायक के घर। और बीजेपी जहां पर कमजोर है वहां पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। 10वीं बड़ी और अहम बात, बंगाल में महापुरुषों से कनेक्ट करने की कोशिश भी हो रही है। अब इसके बाद बोलपुर में शाह और बीजेपी की नजर क्या है। बोलपुर और बीरभूम दोनों संसदीय सीटें हैं जहां पर टीएमसी का कब्जा है, इसको भी समझ लेना बेहद जरूरी है। 2016 की बात करें तो बोलपुर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीती थी, यानी यहीं पर अब सेंध लगाई जाएगी। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बोलपुर और बीरभूम दोनों बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और बीजेपी टीएमसी के बीच लगातार टकराव इस पूरे इलाके में होता रहा है और इसीलिए खुद शाह उतरे हैं अब मैदान में। 2014 की बात करते हैं, टीएमसी से जीते अनुपम हजारा बीजेपी में आ गए हैं। फायदा थोड़ा बहुत वहां पर भी हुआ, लेकिन अब एक एक करके क्योंकि सेंध लगाने की कोशिश हो रही है तो मिशन बंगाल टारगेट 200 और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। संसदीय चुनाव के नतीजे क्या रहे 2014 और 19 को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो टीएमसी हालांकि दोनों बार जीती, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 15.13 2014 में जो बीजेपी के था उसके बाद 19 में बढ़कर 40.57% हो गया था। हालांकि टीएमसी का थोड़ा घटा जरूर था, लेकिन इस बीच ये पूरा इलाका बहुत अहम है। बोलपुर में बोलबाला भले ही टीएमसी का हो, लेकिन एड़ी चोटी का जोर बीजेपी भी लगा रही है। मनोज्ञा के पास सीधा चलेंगे। तैयारियां मनोज्ञा रोड शो की पूरी हो चुकी हैं। अंदाज देखने वाला है क्योंकि जनता लोगों की अगर बात करें, ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं कि किसी उत्सव से कम नहीं है। तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, तस्वीरों में ये भी बयां हो रहा है कि किसी उत्सव से कम नहीं है। हमारे साथ अरविंद मेनन जी साहब प्रभारी हैं बंगाल के, लेकिन इस समय आपने इतने वर्षों तक काम किया है, आज जो माहौल है क्या कहेंगे? बहन, मैं आपको साफ नीचे का पल्स रेट बता सकता हूं कि मैं यहाँ के ये सबसे कठिन जिलों में आता है। आज यहाँ का आप यहाँ का वातावरण देखेंगे। मैं यहाँ 11 विधानसभाएं हैं और 50 मंडल हैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से। नीचे जहाँ तक मैं गया हूँ, नीचे का पूरा माहौल एक ही आवाज ध्वनि सुनाई पड़ती है कि टीएमसी राज जाचे और बीजेपी राज से। जो इस तरह माहौल है, इसमें यहाँ की सभी सीटें और इस समय पूरा प्रदेश आप उठा करके देखिए, लोग संतरास से पीड़ित हैं, लोग जिस तरीके के भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और इस समय जो माहौल बना है और टीएमसी जो राजनीतिक दल है, वाइपो और उसका पीसी, ये जो दो लोग हैं ये लोग बचेंगे। बाकी जो बड़े नेता उनके हैं, कहीं ना कहीं से वो हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में भी है और आने वाले समय में, ये तो अभी टेलर है, फिल्म तो धीरे धीरे करके आगे आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। टीएमसी कह रही है कि आपने कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का असम्मान किया है क्योंकि उसमें ऊपर तस्वीर गृह मंत्री की है, नीचे कविगुरु की तस्वीरें हैं। ये तो टीएमसी के सोच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने महापुरुषों का हमेशा सम्मान करने की ही ये, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे जितने भी लोग हों, ये सब लोग ये है। और इस पार्टी का जो नींव रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा है। जहां तक राष्ट्रीयता की बात होगी, जहां तक अनुशासन की बात होगी, सबसे आगे अगर कोई दल दिखेगा तो वो भारतीय जनता। आज जो रोड शो है उसकी तैयारी क्या क्या है? क्या वो 3 बातें हैं जो बड़ी होंगी आज? जी, क्या वो 3 बातें हैं जो आज के रोड शो में बड़ी बातें होंगी? देखिए, रोड शो तो ये है, हम सब कार्यकर्ता एक साथ में यहाँ पर जुटे हैं। रोड शो के कारण एक बहुत अच्छा वातावरण है, एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ से संदेश भी जाएगा। जो हमारे यहाँ का रार बंग जो इस जोन है, यहाँ पर 57 हमारी विधानसभाएं हैं, 8 यहाँ पर लोकसभा। आपके पास इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए। इंद्रजीत, सबसे बड़ी अहम बात, जहां टफ फाइट, चैलेंज लेना
और उसको स्वीकार करना ये अमित शाह को अच्छे से पता है। और जहां सबसे टफ फाइट है वहीं पर खुद मैदान में है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। बिल्कुल, देखिए अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आज खत्म होने वाला है। 2 महीने पहले वो पश्चिम बंगाल में आए थे और इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में है 2 दिन के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कितनी महत्व पश्चिम बंगाल के चुनाव को दे रही है। और जहां एक और अमित शाह शांति निकेतन के दौरे पे है और विश्व भारती में आज उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को अपना श्रद्धार्घ्य अर्पण किया है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ कि अमित शाह का ये दौरा जो है शांति निकेतन में विश्व भारती में, वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो लेगेसी है उसको अपमान किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्टर कुछ दिनों में देखने को मिला था जहां पे अमित शाह के इमेज के नीचे, उनके छवि के नीचे रविंद्रनाथ टैगोर की छवि लगाई गई थी। इसको इस्तेमाल करते हुए तृणमूल टारगेट करना चाहती है बीजेपी को। और इस वक्त बता दें कोलकाता में ये है जोरासांको ठाकुरबाड़ी, यहीं रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म हुई थी। और उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल के, वहां वो यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ जो है जंग छेड़ने की कोशिश कर रही है तृणमूल। जहां एक और अमित शाह विश्व भारती में है, वहीं तृणमूल यहाँ पे जोरासांको ठाकुरबाड़ी में है। आप देख सकते हैं सबके हाथ में पोस्टर और प्लेकार्ड है, रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लिए। और इस वक्त स्टेज पे सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल के सांसद हैं वो बात कर रहे हैं। और स्टेज के ऊपर हम दिखा दे, कैमरा पर्सन अगर दिखा दे, रविंद्रनाथ ठाकुर कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक मूर्ति भी रखी गई है। तो देख सकते हैं ये जो कल्चरल बैटल चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। तृणमूल का ये कहना है कि बीजेपी बाहरी का पार्टी है, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उसे उन्हें कुछ नहीं पता, वो इसको जानते नहीं है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की अपमान किया जा रहा है। और इसीलिए उस पॉइंट को ड्राइव करने के लिए आज कोलकाता में इस तरह का एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए अपना जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज करने की कोशिश तृणमूल कर रही है। चुनावी जंग के साथ साथ कल्चरल बैटल भी लगातार हो रही है, लेकिन उसका जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। क्योंकि कल से लेकर आज तक, या फिर इससे पहले भी जब अमित शाह आए थे पश्चिम बंगाल में, वहां भी देख लिया जाए तो संस्कृति के साथ जुड़ने की कोशिश। आज के रोड शो की एक झलक हम आपको दिखाते हैं, वहां से भी अंदाजा हो जाएगा कि आरोप जो टीएमसी लगा रही है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल, ये शंखनाद है और ये शंखनाद वो ध्वनि है जो बंगाल में गूंज रही है। जहां एक और बंग ध्वनि है, या यूं कहें वो बंग ध्वनि जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। और दूसरी ओर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ये शंख ध्वनि। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर और ये शंख ध्वनि भी वैसे ही तेज हो रही है। उलूक ध्वनि होती है, उलूक ध्वनि तब दी जाती है जब कुछ अच्छा शुरू होता है, कुछ ही अच्छे कार्य की शुरुआत उलूक ध्वनि से होती है। ये अपने आप में माहौल किसी त्योहार से कम का नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान आपको इस तरह का माहौल मिलेगा जब बंगाल में पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाट साड़ियों में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं। लेकिन आज भी बंगाल में, बीरभूम में त्योहार से कम का माहौल नहीं है। त्योहार इस तरह जहां एक और उलूक ध्वनि तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद। शंख ध्वनि कह लीजिए, इसे शंखनाद कह लीजिए। चलेंगे सीधा मनोज्ञा हमारे साथ हैं, इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ हैं। कल्चरल बैटल की बात इंद्रजीत कुंडू कर रहे हैं और ये बात टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है। उसका जवाब भले ही बीजेपी दे रही हो, लेकिन पोस्टर के जरिए, अगर नारों के जरिए बताने दिखाने की कोशिश होती है तो वो पोस्टर में चिपकी तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती है, जिसको लेकर टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी पर। मनोज्ञा जी बिल्कुल नवजोत, देखिए बात सिर्फ बंगाल की जब होती है तो बीरभूम हो या पूरे बंगाल की हो, सांस्कृतिक पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो उतना ही संवेदनशील है हर उस व्यक्ति के लिए जो बंगाल में रहता है। 10 करोड़ लोग हैं, 7.5-8 करोड़ वोटर हैं, लेकिन इन सब के लिए अगर संवेदनशील होना है तो उसके लिए आपको उनकी उस नब्ज को छूना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा जो सबसे महत्वपूर्ण है।
एक और संस्कृति है तो दूसरी ओर ऐतिहासिक धरोहरों का बहुत महत्व है बंगाल में। खास तौर से बंगाल में जब आप हो तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का सम्मान हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर बाकी सारे वो मनीषी स्वामी विवेकानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो, इन सब के लिए सर्वोपरि रखना और इन सबको सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी है। इस समय सांस्कृतिक सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि एक चुनावी संदेश भी है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर है, जहां आतंक है, जहां लोगों में डर है, जहां बार बार मारपीट हो रही है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, तो उन सब के बीच में कैसे लोगों तक हिम्मत वाला संदेश पहुंचाया जाए। आर नो अन्याय अपने इस बिगुल को बजाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, सांकल में बंधे हुए हाथों को तोड़कर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, कमल खिलाना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर पीछे हुगली ब्रिज, दरअसल इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये ब्रिज सीधा नवान्नो जाता है। नवान्नो वो जो मुख्यालय है पश्चिम बंगाल का, हावड़ा ब्रिज की तस्वीर की जगह ये तस्वीर रखना हो सकता है एक सोची समझी बात हो, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी वो बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा रहा है इस समय। और सिर्फ बात बंगाल की नहीं, बात बंगाल के उन लोगों की जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं। अरविंद मेनन ने भी अभी साफ कहा कि हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़ना चाहते हैं। ये जो आपको इधर आसपास का सन्नाटा दिख रहा है, ये दरअसल सन्नाटा नहीं है, ये तैयारी है अगले 2 घंटे में होने वाले इस रोड शो की, जहां न सिर्फ लोगों का बिगुल होगा बल्कि पार्टी समर्थकों की गूंज भी। वहां जो दूर आपको दिख रहे हैं वो माइक हैं, क्योंकि ये सुरक्षा घेरा है। यहाँ पर रथ है, यहाँ पर गृह मंत्री होंगे, उनके साथ कई बड़े नेता होंगे, इसलिए इस इलाके को सुरक्षित रख के अलग कर दिया गया है बाकी सबसे। यही वो रथ होगा, यही वो गाड़ी है जिस पर वो होंगे, गृह मंत्री चढ़ेंगे, अमित शाह, और उसके बाद इस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच को चौमाथा मोड़ तक लेकर जाएंगे और अंदर बाकी सारी गाड़ियां भी हैं जो साथ ही साथ रहेंगी। ये वो संदेश है, ये वो सड़क है जो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में रास्ता किस तरफ जाएगा, किस तरफ घूमेगा, लोग समर्थक किस पहल पर, किस कदम पर आगे बढ़ेंगे। माइक से भले ही आपको सुनाई दे रहा हो, कहीं रविंद्र संगीत बज रहा है तो कहीं समर्थकों की भीड़ है, कहीं महिलाएं आपको यहाँ पर साइड में जो महिला मोर्चा की है, सब ये तैयार होके सज धज कर। क्या त्योहार है आज? आज अमित जी आ रही है, इसी खुशी में सज धज है हमारी। ध्वनि बजाना, शंख एकटू बाजी सुनान ना। देखिए ये अपने आप में इन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। समर्थक जब सड़क पर निकले और पार्टी का झंडा पकड़ ले, ये जानते हुए कि आने वाले दिनों में चुनौतियां वापस घर जाने पर आएंगी। बंगाल की हिंसा की राजनीति न तो किसी से छुपी है और न ही अछूती है, और ये संदेश बहुत बड़ा होगा। इसे वोटों में तब्दील करना उससे बड़ी चुनौती होगी। बात सिर्फ 40% वोट की नहीं है, बात यह है कि क्या इसे सीट में तब्दील किया जाएगा। करीब 400 मंडल से 12,000 मंडल बनाना, इस समय कार्यकर्ताओं की संख्या अगर रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात करें तो वो करीब 1 करोड़ के आसपास है पार्टी में, जिन्हें वो 3 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सिर्फ नंबर के आंकड़े नहीं है, बल्कि ये वो बातें हैं जिससे पार्टी जमीनी स्तर पर संख्या बढ़ाकर, लोगों में जज्बा बढ़ाकर अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस से लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से ऐसा नहीं है कि पार्टी में नाराजगी नहीं है। इसे कैसे देखा जा रहा है, इसे कैसे जूझा जाएगा और इसे कैसे एक साथ, एक स्तर, एक मंच पे रख के आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती भी होगी। बिल्कुल, अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर विरोधी खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने अपनी सियासी चक्रव्यूह को अभेद बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2021 के चुनावों का विजेता बनने के लिए कुछ और नई रणनीति और दांव का खुलासा किया है। भारत माता के आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल दौरे पर अमित शाह का ममता को चैलेंज। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसेगी टीएमसी। बंगाल विजय का ब्लूप्रिंट तैयार। हर महीने बंगाल दौरे से शाह का सियासी चैलेंज। नए साल में बंगाल में क्या नई तस्वीर बनेगी? बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने उस तस्वीर को रंग रूप देने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए
परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर अपनी मंजिल तय कर दी थी। अब उसी सफर पर निकल पड़ी है बीजेपी। अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। बीजेपी की पैनी रणनीति तैयार है। उसी का हिस्सा है अमित शाह का बंगाल दौरा। लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है। अब शाह की नई रणनीति भी जान लीजिए। तय हो गया है कि गृह मंत्री ममता के गढ़ में हर महीने दौरा करेंगे। वो हर महीने 7 दिनों तक बंगाल में गुजारेंगे। अमित शाह हर महीने बंगाल दौरा कर विरोधियों की हर चुनावी चाल पर नजर रखेंगे। साथ ही बीजेपी की रणनीति को राह दिखाएंगे। প্রত্যেক মাসেই আসবেন উনি। আস্তে আস্তে দিন বাড়বে। 2 দিন থাকছিলেন, 3 দিন থাকবেন, 1 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবেন, মাসে এসে মোটামুটি এরকমই চলবে। बंगाल दौरे पर गए अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या काम हुए, क्या बाकी हैं। एक एक मुद्दे पर वो नेताओं कार्यकर्ताओं से जानकारी ले रहे हैं और आगे की राह दिखा रहे हैं। 294 सीटों की लड़ाई में सत्ता तक पहुंचने के मिशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी जुटे हुए हैं। अभी 10 दिसंबर को ही उन्होंने बंगाल का दौरा किया था। उसी दौरे पर नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं पर पथराव हुए, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जख्मी भी हुए। पार्टी ममता सरकार को उस मुद्दे को लेकर घेर चुकी है। जेपी नड्डा अब उस बंगाल की लड़ाई को धार देने में जुटे हैं। शाह के साथ वो खुद भी हर महीने बंगाल दौरे पर जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने अपने 8 दिग्गजों की एक टीम गठित की है, जिन्हें पूरे बंगाल के महासमर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन 8 नेताओं में 6 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बलियान, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। पूरे बंगाल को 6 हिस्सों में बांटकर बीजेपी सियासी मुहिम चलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी नेता गृह मंत्री शाह को सीधे प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बीजेपी के तेवर ने ममता के खेमे में भी खलबली मचा दी है। टीएमसी में फूट धरातल पर आ चुकी है। मंत्री विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। ममता के बागियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में ममता की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। बीजेपी के हो चले बागियों ने ऐलान कर दिया है कि अभी टीएमसी को और झटके लगेंगे। आगामी चुनाव से ठीक पहले ममता के लिए ये बड़ी मुश्किल है। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে। কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। टीएमसी के सामने दूसरी मुश्किल बीजेपी की रणनीति को लेकर है। ममता ने बंगाल की आन बान शान को बताकर 2016 में राज्य का भरोसा जीता था। जबरदस्त बहुमत से सत्ता संभाली थी। लेकिन इस बार बीजेपी सोनार बंगला का दांव चल चुकी है। साथ ही बंगाल के गौरवशाली इतिहास को नमन कर बीजेपी महायुद्ध का बिगुल भी फूंक चुकी है। ऐसे में ममता के सामने एक बड़ा चैलेंज बीजेपी की इस रणनीति से उबरने की भी है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव में टीएमसी की करारी हार तय है। लेकिन ममता दीदी और उनके रणनीतिकार भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। And when Amit Shah has started, 3 or 4 sentences said, people were leaving the place, and Amit Shah was compelled to say that jara suno bhaiya, তাই জন্য less than even his appeal did not accepted by the people. People had left the place. बंगाल के सियासी अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। समय बीतने के साथ साथ लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है।
ऐसे में आने वाले वक्त में सियासी संग्राम और तेज होने की उम्मीद है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।